जय हिंद। मैं सुजन सरकार तक्षशिला शिक्षण एकेडमी से। पार्ट 1 में मैंने मैथमेटिक्स में बताया था कि पार्ट 2 में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, आपने सुना होगा, सोचिए आपके हाथ में एक केला पकड़ा दिया जाए और बोल दिया जाए सिद्ध करे कि ये केला है, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है किसी से तुलना करेंगे। तो सेम इसी अब पार्ट 2 में आपको वही मिलेगा कि आपके सामने रख दिया जाएगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि ये √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करने को दिया जाएगा। और आपके हाथ में जिस तरह से केला पकड़ा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये सिद्ध कीजिए कि एक केला है, तो जाहिर सी बात आप ये सेब से, आम से, किसी से तुलना करेंगे तभी तो आप करेंगे। तो सेम आगे हम बढ़ते हैं और हम सिद्ध करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में नंबर लाने में बहुत मदद करता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वही बात हो गई, हमें पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब भी हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि हमें √3 एक अपरिमेय संख्या। अब कैसे करेंगे दोस्तों? एक ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे का जितना थ्योरेटिकल लिखना जितना अच्छा होगा, उनको उतना ज़्यादा अच्छा नंबर दिया जाता है। तो इसका मतलब इसमें लिखने की शैली अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि सिद्ध करना है। सिद्ध करने में लिख लिख के समझाना पड़ता है। तो जब हमें पता है कि ये केला है तो हमें वो प्रूफ करना है, तो उन्हें एक आम मान लीजिए और आम के साथ तुलना कर दीजिए। तो सेम टू सेम हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको एक उल्टा मान लीजिए। माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहां P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए बच्चों, जो ये मैंने लिखा ना, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये वाला लाइन सिर्फ √3 के लिए यूज करोगे, √2 के लिए यूज करोगे, √5 के लिए यूज करोगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तभी आप ये वाला लाइन यूज करोगे। वरना और कोई भी इस चैप्टर से कोई संबंधित क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आप ये वाला लाइन यूज नहीं करोगे। खाली यहीं तक ही आपका खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको इस क्वेश्चन में लिखने की शैली, जितना लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा, नंबर उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा। अब देखिए, हमने अभी अभी माना कि √3 एक क्या है? अपरिमेय है। हमने अभी अभी माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और हमें यह भी पता है कि P/Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर जब √3 को भी मैंने परिमेय माना और P/Q भी एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं? √3 से √P को हम क्या कहते हैं? P/Q से हम क्या करते हैं? इसको तुलना कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों देखो, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब √3 को हम जब P/Q से जब हम तुलना करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3Q। अब बच्चों दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब जैसे ही दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और Q का स्क्वायर Q² बन जाएगा। इसका मतलब इसमें जब मैं 3 यहाँ पे, एक बात सोचो, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड में ना करके हम यहाँ लिख देते हैं P² 3 से विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है। इसलिए जब ये P² को जब हम 3 से विभाज्य लिखते हैं तो P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा।
अच्छा, जिस तरह से अभी हमने P के बारे में किया ना, ठीक उसी प्रकार से हम Q के बारे में भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, Q के बारे में भी करेंगे। अब Q के बारे में करने के लिए हमें क्या, चूंकि हम √3 का क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और लिखेंगे माना P बराबर 3C। अच्छा बच्चों, यदि मैं √2 का क्वेश्चन करता तो यहाँ P बराबर 2C मानता, √5 का क्वेश्चन करता तो P बराबर 5C मानता। चूंकि √3 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो P बराबर 3C। तो माना P बराबर 3C, समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख दो, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P² P की जगह रख दे तो 3C² इक्वल टू 3Q²। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को हल करेंगे तो 9C² इक्वल टू 3Q²। अब यहाँ जब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3C² इक्वल टू Q²। अब देखिए, अतः चूँकि Q² 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। तो यह लिखने का ढंग आना चाहिए, विभाज्य होगा। अच्छा बच्चों, अभी हमने पहले लिखा था कि हाँ, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और अभी हम देख रहे हैं कि P का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये भी 3 है, और जो Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये भी 3 है। लेकिन अभी तो हमने बताया था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें आप यहाँ पे तर्क दोगे, और जो बच्चा जितना अच्छा तर्क देगा टीचर उतना ज़्यादा प्रभावित होगा। तो चूँकि P और Q का यहाँ तर्क, चूँकि P और Q का अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। अतः यह विरोधाभास, आखिर ये विरोधाभास हमारा हुआ क्यों, विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, गलत मानने के कारण हुआ है। अतः तो विरोधाभास में आप अच्छी तरह से लिखेंगे कि P और Q का अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, लेकिन हमें अभी पता था कि एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से आप तर्क देकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। जिस तरह से आपने गलत माना था, अब आपके हाथ में केला पकड़ा दिया, लेकिन आपने माना कि माना यहाँ एक केला है, मतलब आम है, तो फिर जाहिर सी बात है तुलना करेंगे तो इसका उल्टा ही आएगा। तो सेम टू सेम इसमें भी विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो आखिर ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने पहले ही गलत माना तो फिर विरोधाभास तो उत्पन्न होगा ही। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।